दोस्तों स्वागत करते हैं आपका आपके अपने चैनल बिंदास खबरें में, जहां हम लेकर आते हैं देश दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, जिससे कि जरूरी खबरें और महत्वपूर्ण जानकारियां आपसे मिस न हो जाएं। और इसी के साथ दोस्तों आज की पहली और बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है, पीएम मोदी आज बिहार को देंगे 545 करोड़ की सौगात, शहरों के विकास पर होगा आज फोकस। दोस्तों आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार को 545 करोड़ रुपए की सौगात देंगे। इन योजनाओं में शहरों के विकास से जुड़ी करीबन 8 योजनाएं शामिल हैं। इनमें से कुछ के वे उद्घाटन करेंगे और कुछ का शिलान्यास भी करेंगे। ये जानकारी प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल ने दी है। डॉक्टर जायसवाल ने बताया कि इसी प्रकार प्रधानमंत्री 323 करोड़ रुपए की लागत से पेयजल आपूर्ति की 3 योजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। आपको बता दें कि बीते 11 सितंबर से अब तक प्रधानमंत्री ने बिहार को 1200 करोड़ रुपए का तोहफा दिया है। अगले 4 और कार्यक्रमों में 15,000 करोड़ से अधिक की योजनाओं की सौगात मिलने वाली है। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव के ऐलान से पहले बिहार को सौगात मिलने का सिलसिला अब जारी है। सूत्रों के हवाले से एक खबर आ रही है कि मोदी कैबिनेट में आज दरभंगा में एम्स को मंजूरी मिल सकती है। पिछले दिनों ही वित्त मंत्रालय ने एम्स निर्माण में आने वाली लागत को हरी झंडी दे दी थी। प्राइमरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार दरभंगा एम्स 750 बेड का होगा। दोस्तों आगे बढ़े उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि प्रवासी मजदूरों की मौत पर राहुल ने कहा उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर न हुई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही विपक्ष ने केंद्र सरकार को बैकफुट पर धकेल दिया। इस दौरान केंद्र द्वारा दिया गया एक बयान सुर्खियों में छा गया। दरअसल विपक्ष ने सरकार से पूछा कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई। इस पर केंद्र ने कहा कि उनके पास इस संबंध में आंकड़ा नहीं है। वहीं अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सरकार को इस मसले पर घेरा है। कांग्रेस नेता ने शायराना अंदाज में मोदी सरकार को घेरा और ट्वीट करके कहा कि मोदी सरकार नहीं जानती कि लॉकडाउन में कितने प्रवासी मजदूर मरे और कितनी नौकरियां गई। कांग्रेस नेता ने लिखा कि तुमने ना गिना तो क्या मौत ना हुई? हाँ, मगर दुख है सरकार पे असर ना हुआ। उनका मरना देखा जमाने ने, एक मोदी सरकार है जिसे खबर ना हुई। गौरतलब है कि कोरोना वायरस के कारण जब देश में लॉकडाउन लागू किया गया तो उस दौरान प्रवासी मजदूर इससे खासा प्रभावित हुए। प्रवासी मजदूरों का जत्था इस दौरान बड़े औद्योगिक शहरों से निकलकर अपने मूल स्थान लौटने लगे। लाखों की संख्या में मजदूर सड़कों पर उतरे और इस दौरान देश भर में कई जगह पर सड़क हादसे हुए। इनमें कई मजदूरों की मौत हो गई। इसके बाद सरकार ने मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र में चीन को बड़ा झटका, ECO SOC का सदस्य बना भारत। भारत ने चीन को एक बार फिर से झटका दिया है। चीन को मात देते हुए आर्थिक और सामाजिक परिषद ECO SOC की संस्था यूनाइटेड नेशन के कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन के सदस्य के रूप में भारत को चुना गया है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने इसकी जानकारी दी है। TS त्रिमूर्ति ने कहा कि प्रतिष्ठित ECO SOC निकाय में भारत ने सीट जीती है। भारत को कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन का सदस्य चुना गया है। ये हमारे सभी प्रयासों में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए हमारी प्रतिबद्धता का एक महत्वपूर्ण समर्थन है। हम सदस्य देशों को उनके समर्थन के लिए धन्यवाद देते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि सीएम केजरीवाल का बड़ा ऐलान, 48,000 झुग्गी वासियों को देंगे पक्का घर। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल गरीब गुरबों के लिए बड़ी राहत लेकर आ रहे हैं। उन्होंने गरीब बेघर लोगों के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम ने कहा कि मैं रेलवे ट्रैक के किनारे झुग्गियों में रहने वाले 48,000 लोगों को पक्का घर दूंगा। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे ट्रैक के किनारे बसी झुग्गियों को हटाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद से इस पर दिल्ली में जमकर राजनीति हो रही है। वहीं रेलवे ने कुछ दिनों पहले बाहरी दिल्ली के इलाकों में कुछ झुग्गियों को हटा भी दिया था। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष जय किशन ने बयान जारी करके कहा है कि झुग्गी वालों को उजाड़ना केंद्र की मोदी सरकार और दिल्ली की केजरीवाल सरकार की नाकामी है। उन्होंने कहा कि महंगाई चरम पर है और अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चौपट हो चुकी है, लेकिन जनता को गुमराह करने के लिए केंद्र और दिल्ली सरकार एक दूसरे पर दोष मढ़ने में लगी हुई है। अब जब कांग्रेस ने इन झुग्गी वासियों के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए याचिका दाखिल की है, तो अब आप और भाजपा नेता झुग्गियों को दोबारा बसाने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ। और आपको बता दें कि जल्द खुलेंगे स्कूल। स्वास्थ्य मंत्रालय ने छात्रों के लिए जारी की है गाइडलाइंस। अगले सोमवार यानी कि 21 सितंबर से देश भर में स्कूल खुलने जा रहे हैं। इसको लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्कूलों में बच्चों की हेल्थ को लेकर गाइडलाइंस की घोषणा कर दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने रविवार को अपने ट्विटर हैंडल पर गाइडलाइंस साझा किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, उच्च शिक्षा संस्थानों के लिए स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी कि SOP जारी कर दिया है। टेक्निकल प्रोग्राम्स में कोर्स कराने वाले इन संस्थानों को 21 सितंबर से लैब खोलने की इजाजत मिल गई है। गाइडलाइंस में बताया गया है कि कक्षा में सीटिंग अरेंजमेंट भी बदला जाएगा। यहाँ छात्र एक दूसरे से 6 फीट की दूरी पे बैठेंगे, इसलिए कुर्सी और मेज की दूरी भी 6 फीट होनी चाहिए। कक्षा में अन्य जरूरी गतिविधियों के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा।
टीचिंग फैकल्टी को भी इस बात का ध्यान रखना होगा कि पढ़ाई लिखाई के दौरान छात्र और अध्यापक मास्क पहने हुए हो। छात्रों को आपस में लैपटॉप, नोटबुक, स्टेशनरी शेयर करने की इजाजत नहीं होगी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अभी नए नियम के अनुसार सभी को तत्काल परिसर में वापस नहीं बुलाया जाएगा। फिलहाल 9वीं से 12वीं कक्षा के छात्रों को स्कूल जाने का विकल्प दिया गया है। वैसे उनके पास ऑनलाइन कक्षाओं में पढ़ने का भी ऑप्शन है। स्कूल केवल उन छात्रों के लिए खुलेंगे जिनके पास ऑनलाइन शिक्षा की पहुँच नहीं है या दूसरी प्रॉब्लम का सामना कर रहे हैं। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और आपको बता दें, क्या आपका भी आधार नकली है? इस तरह करे पहचान, बहुत आसान है तरीका। आजकल आधार हम सभी लोगों की जरूरत बन गया है, चाहे घर का काम हो या फिर कोई सरकारी कामकाज, सभी जगह आधार का इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपके लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि कहीं आपको नकली आधार नंबर तो नहीं मिल गया है। आइए हम आपको बता दें कि कैसे असली और नकली आधार की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आपको सबसे पहले resident.uidai.gov.in/आधार वेरिफिकेशन पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। एक बार जब आपका आधार वेरिफिकेशन पेज ओपन होगा तो आपको एक टेक्स्ट बॉक्स दिखाई देगा जहां आपको अपना आधार नंबर एंटर करना होगा। अपना 12 डिजिट का आधार नंबर एंटर करें। डिस्प्ले में दिखाई देगा कैप्चा कोड, इसको एंटर करें। इसके बाद वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक कर दें। अगर आपका आधार नंबर सही है तो आपका एक नया पेज ओपन होगा जिसमें आपको एक मैसेज मिलेगा कि आपका आधार नंबर ये है। इसके साथ ही इसके नीचे आपकी उम्र, आपका जेंडर और राज्य का नाम भी दिखेगा। इस तरह आपको पता चल जाएगा कि आपका आधार कार्ड असली है या नकली। दोस्तों अगर आपको कोई आधार से संबंधित किसी भी तरह की कोई शिकायत है तो आप 1947 पर फोन करके इसकी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पटना से जल्द चलेगी 13 ट्रेनें। जिला प्रशासन ने इंडियन रेलवे को भेजी है लिस्ट। देश भर में हो रहे अनलॉक के बीच रेलवे ने नई ट्रेनों के संचालन को शुरू कर दिया है। रेलवे ने बयान में इसके बारे में जानकारी भी दी है। इंडियन रेलवे के मुताबिक अगर कोई राज्य या कोई जिला प्रशासन उससे ट्रेन चलाने की मांग करता है तो यात्रियों की संख्या के आधार पर वहां से ट्रेन चलाने का निर्णय लिया जाएगा। आपको बता दें कि पटना जिला प्रशासन ने रेलवे से 13 ट्रेनों को चलाने की मांग की है। इसकी लिस्ट रेलवे विभाग को भेज दी गई है। फिलहाल रेलवे की ओर से इन ट्रेनों को चलाने के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि देश भर में हुए संपूर्ण लॉकडाउन के बाद लाखों की संख्या में काम करने वाले श्रमिक अपने अपने घरों को वापस चले गए थे। लेकिन अब जब देश में अनलॉक हो रहा है तो ऐसे में लोग वापस अपने काम पर जाने का प्लान बना रहे हैं। लेकिन ट्रेनों की संख्या कम होने के कारण लोगों को टिकट नहीं मिल पा रहा। ट्रेन न होने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में पटना जिला प्रशासन ने रेलवे को 13 ट्रेनों की लिस्ट भेजकर राजधानी से गाड़ियां चलाने की मांग की है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि पीएनबी लाया प्राइम लोकेशन पर सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का मौका। आज से शुरू होगी नीलामी। दोस्तों आपको बता दें कि पंजाब नेशनल बैंक यानी कि पीएनबी मंगलवार 15 सितंबर से देश भर में प्रॉपर्टी की ई नीलामी करने जा रहा है। इसमें आप चाहें तो अलग अलग बजट में नीलाम हो रहे प्रॉपर्टी खरीदने के लिए दाव लगा सकते हैं। पीएनबी की देश भर में की जा रही मेगा ई नीलामी 29 सितंबर 2020 तक चलेगी। दरअसल बहुत से लोग प्रॉपर्टी खरीदने के लिए बैंक से लोन लेते हैं। अगर ग्राहक समय पर और कई बार नोटिस दिए जाने के बाद भी लोन नहीं चुका पाते हैं तो बैंक अपने फंसे हुए पैसे को निकालने के लिए प्रॉपर्टी की नीलामी करता है। इसी प्रक्रिया के तहत पीएनबी ने मेगा ई नीलामी करने का ऐलान किया है। ई नीलामी वाले दिन ऑनलाइन बोली लगाई जाती है। अगर आपकी बोली सबसे ज्यादा होती है तो आपको वह प्रॉपर्टी अलॉट कर दी जाती है। इसके बाद आपको बैंक में प्रॉपर्टी की कीमत का 10% अमाउंट पेमेंट के 15 दिनों के अंदर करना होता है। इस नीलामी में हाथ आजमाने के लिए आपको ऑनलाइन ई बिक्रे पोर्टल पर जाकर खुद को रजिस्टर करना होगा। इस वेबसाइट पर बैंकों की तरफ से बंधक प्रॉपर्टी की ई बिक्री होती है। यहाँ आप नीलामी से जुड़े टर्म्स और कंडीशन, नीलामी की साइज, प्रॉपर्टीज की वैल्यू और उसकी लोकेशन को देख और समझ पाएंगे। पीएनबी का कहना है कि देश भर में ये ई नीलामी पूरी तरह से पारदर्शी तरीके से की जाएगी। दोस्तों अगर आप भी प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये ऑप्शन आपके लिए एक सुनहरा मौका हो सकता है। इस पूरी खबर पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो के लाखों यात्रियों के लिए आ रही है बुरी खबर। जानिए कैसे कोरोना वायरस बना विलेन। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने मेट्रो के चौथे फेज के 3 कॉरिडोर का निर्माण शुरू तो कर दिया है, लेकिन कोरोना वायरस संक्रमण की मार का असर साफ देखा जा सकता है। इसकी वजह से फिलहाल अन्य 3 कॉरिडोर की परियोजनाओं को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है और अगले साल तक भी मंजूरी मिलने के आसार नहीं है। लिहाजा दिल्ली मेट्रो रेल निगम यानी कि डीएमआरसी ने भी अब इन परियोजनाओं को मंजूरी दिलाने के लिए सरकार को बार बार याद दिलाना बंद कर दिया है और पूरा ध्यान स्वीकृत 3 कॉरिडोर के निर्माण पर केंद्रित कर दिया है। ऐसे में मेट्रो लाइट कॉरिडोर के लिए भी दिल्ली के लोगों को अब लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि कोलकाता में फिर से दौड़ेंगी मेट्रो। 5 महीने बाद सेवाएं बहाल। दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता में 5 महीने से अधिक समय के अंतराल के बाद मेट्रो रेल सेवाएं सोमवार से फिर से शुरू हो गई हैं। एक अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण नियमित सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था।
हालांकि रविवार को नीट परीक्षार्थियों के लिए विशेष ट्रेनें चलाई गयी। कोलकाता मेट्रो रेलवे के महाप्रबंधक मनोज जोशी ने बताया कि सेवाएं सुबह 8 बजे से शुरू हुई और पहले 2 घंटे में लगभग 3000 लोगों ने मेट्रो से यात्रा किया। उन्होंने कहा कि दोनों तरफ के उद्गम स्टेशनों से आखिरी ट्रेनें शाम 7 बजे चलेंगी और रात 8 बजे तक यात्रा पूरी कर ली जाएगी। जोशी ने कहा कि सामाजिक दूरी सहित सभी सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि 2024 तक भी सबको नहीं मिल पाएगी कोरोना वैक्सीन। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ ने बताई है वजह। दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन उत्पादक कंपनी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अदार पुनेवाला ने चेताया है कि 2024 तक भी इतनी वैक्सीन तैयार नहीं हो पाएगी कि दुनिया के सभी लोगों को खुराक मिल जाए। इतना ही नहीं, अदार पुनेवाला ने भारत के सभी लोगों तक वैक्सीन पहुंचने को लेकर भी चिंता जताई है। दरअसल वैक्सीन को तैयार होने के बाद फ्रीजर में रखना होता है और एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम की जरूरत होती है। अदार पुनेवाला ने भारत के 1.4 अरब लोगों तक वैक्सीन पहुंचाने को लेकर चिंता भी जताई है, क्योंकि यहां वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट के लिए कोल्ड चेन सिस्टम नहीं है। आपको बता दें कि अदार पुनेवाला ने कहा कि दवा कंपनियां अपनी उत्पादन क्षमता इतनी अधिक नहीं कर पाई है जिससे कि कम समय में पूरी दुनिया को कोरोना वैक्सीन दी जा सके। अदार पुनेवाला ने अनुमान लगाया है कि दुनिया को कोरोना के लिए लगभग 15 अरब खुराक की आवश्यकता होगी यदि ये 2 खुराक वाला टीका हुआ तो। पुनेवाला ने कहा कि इस धरती पर सभी को वैक्सीन मिलने में 4 से 5 साल का समय लग जाएगा। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि टिकटॉक बैन होने के बाद अब यूट्यूब ने लॉन्च किया उसका विकल्प शॉर्ट्स। फेसबुक भी लाएगा ऐसा ही एक फीचर लासो। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में बेहद लोकप्रिय रहे चीनी ऐप टिकटॉक के प्रतिबंधित होने के बाद अब यूट्यूब और फेसबुक भी तेजी से उसका विकल्प लाने जा रहे हैं। फिलहाल यूट्यूब उसके विकल्प के तौर पर शॉर्ट्स नाम का एक ऐप लॉन्च कर रहा है। वहीं फिलहाल फेसबुक लासो के नाम पर ऐसे ही एक विकल्प की टेस्टिंग चुपचाप से ब्राजील में कर रहा है। यूट्यूब के नए ऐप शॉर्ट्स के जरिए लोग छोटे छोटे वीडियो बनाकर टिकटॉक की तरह ही अपलोड कर सकेंगे। इसमें यूट्यूब के लाइसेंस वाले गानों पर वीडियो बनाए जा सकते हैं। द इन्फॉर्मेशन की एक रिपोर्ट के मुताबिक टिकटॉक में जिस तरह से ऑडियो और संगीत के चुनाव का विकल्प होता है उसी तरह यूट्यूब शॉर्ट्स में सबसे बड़ी खासियत ये होगी कि इसके ऑडियो और संगीत को लेकर कोई कॉपीराइट का मामला नहीं आएगा, क्योंकि इस लिस्ट में लाइसेंस वाले गीत और संगीत होंगे। इस खबर की पुष्टि ट्विटर पर भी आधिकारिक तौर पर कर दी गई है। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि गुजरात में दिवाली तक नहीं खुलेंगे स्कूल, ऑनलाइन क्लास ही होगा विकल्प। कोरोना महामारी गुजरात में थम नहीं रही है। गुजरात में अब तक 1,15,000 लोग संक्रमित हो चुके हैं। मार्च से ही वहां पर स्कूल बंद है। इस बीच राज्य सरकार ने कहा है कि राज्य में दिवाली तक स्कूल खुलने का कोई भी आसार नहीं दिखाई दे रहा है। आमतौर पर गुजरात में जून महीने से क्लास शुरू हो जाती है, परंतु इस साल अभी तक स्कूलों के खुलने में कोई आसार नहीं नजर आ रहे। राज्य के शिक्षा मंत्री भूपेंद्र सिंह चुड़ासमा ने कहा है कि राज्य में वर्तमान शैक्षणिक वर्ष के लिए दीपावली तक स्कूल नहीं खुलेंगे। गुजरात में सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन हो रही है। कोरोना संक्रमण न थमने की वजह से राज्य सरकार स्कूलों को खोलने का फैसला नहीं कर पा रही है। सूत्रों के मुताबिक कोरोना के काबू में आने के बाद ही स्कूलों को फिर से खोला जाएगा। तब तक के लिए ऑनलाइन शिक्षा ही एकमात्र विकल्प होगा। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि आम आदमी को बड़ी राहत, सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल। चेक करें अपने शहर का रेट लिस्ट। सरकारी तेल कंपनियों ने आज फिर से पेट्रोल और डीजल दोनों की कीमतों में कटौती की है। पेट्रोल के भाव में लगभग 15 से 17 पैसे की कमी हो गई है। वहीं डीजल की कीमत में भी 21 से 24 पैसे तक की कमी आई है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज पेट्रोल घटकर 81.55 रुपए और डीजल 72.56 रुपए प्रति लीटर पर आ गया है। वहीं सोमवार को पेट्रोल के दाम में 13 से 14 पैसे की गिरावट देखने को मिली थी। वहीं डीजल के दामों में भी 14 से 16 पैसे प्रति लीटर की कमी आई थी। पिछले हफ्ते की पेट्रोल डीजल की कीमत में लगातार कई बार कटौती की गई है, जिससे कि पेट्रोल डीजल की कीमत में 53 पैसे प्रति लीटर की कमी आ गई है। रोजाना सुबह 6 बजे नई दरों को लागू किया जाता है। पेट्रोल और डीजल के दाम में एक्साइज ड्यूटी, डीलर कमीशन और अन्य चीजें जोड़ने के बाद इनका दाम लगभग दुगना हो जाता है। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली में पेट्रोल 81.55 रुपए और डीजल 72.56 रुपए मिल रहा है, जबकि मुंबई में पेट्रोल 88.21 रुपए और डीजल 79.05 रुपए मिल रहा है। जबकि कोलकाता में पेट्रोल 83.06 रुपए और डीजल 76.06 रुपए। वहीं चेन्नई में पेट्रोल 84.57 रुपए और डीजल 77.91 रुपए मिल रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते अगली बड़ी खबर की तरफ और आपको बता दें कि भारत से नेपाल प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध, बॉर्डर पर रोके गए प्याज से लदे हुए ट्रक। प्याज के बढ़ते दाम को देखते हुए भारत सरकार ने नेपाल में प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने प्याज
के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया है। आदेश के बाद प्याज की सभी किस्मों के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है। दोस्तों आपको बता दें कि सोनौली के कस्टम उपायुक्त शशांक यादव ने बताया कि देश भर में प्याज की बढ़ती कीमतों पर अंकुश लगने के मद्देनजर उसके नेपाल सहित सभी देशों में निर्यात पर रोक लगा दी गई है। आदेश आने के बाद सोनौली सीमा पर प्याज से लदे ट्रकों की एंट्री प्रतिबंधित कर दी गई। जो प्याज लदे ट्रक सीमा पर पहुंच गए थे उन्हें कस्टम विभाग और एसएसबी द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि चिराग पासवान बोले बिहार सरकार से लोग नाखुश, चुनाव पर पड़ सकता है असर। दोस्तों आपको बता दें कि लोक जनशक्ति पार्टी यानी कि एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर बिहार की राजनीतिक स्थितियों के बारे में जानकारी दी है। सूत्रों के मुताबिक पासवान ने कहा कि बिहार की कार्यप्रणाली से लोग खुश नहीं हैं और इसका असर विधानसभा चुनाव के नतीजों पर पड़ सकता है। पत्र में उन्होंने जमीनी स्तर पर कोविड-19 की स्थिति और सरकार के काम करने के तरीकों का जिक्र किया है। हालांकि ये पत्र अभी सार्वजनिक नहीं हुआ है। पत्र में चिराग ने एलजेपी संसदीय बोर्ड बैठक के दौरान मिले फीडबैक की जानकारी के साथ ही बिहार में नौकरशाही की कार्यप्रणाली के बारे में बताया है। और इसी के साथ दोस्तों बढ़ते आगे और आपको बता दें कि भारत से एक हफ्ते पहले पाकिस्तान में खुल गए स्कूल, मिल रही है काफी तारीफ। दोस्तों आपको बता दें कि भारत में 21 सितंबर से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खुल रहे हैं। वहीं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भारत से एक हफ्ते पहले यानी कि 15 सितंबर से ही स्कूल खुल गए हैं। इसके अलावा कोरोना पर नियंत्रण को लेकर भी पाकिस्तान की खूब तारीफ हो रही है। देखिए किस तैयारी के साथ खुल रहे हैं वहाँ के स्कूल। स्कूल खुलने को लेकर क्या कह रही है पाकिस्तान सरकार। पाकिस्तान के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों के साथ साथ कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल में आज यानी कि 15 सितंबर से कक्षाएं फिर से शुरू हो जाएंगी। इसके लिए स्कूलों और कॉलेजों में पूरी तैयारी कर ली गई है। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान ने सोमवार को ट्वीट करके कहा कि हम लाखों बच्चों के स्कूल वापस लौटने का स्वागत करेंगे। ये सुनिश्चित करना हमारी प्राथमिकता और सामूहिक जिम्मेदारी है कि प्रत्येक बच्चा पढ़ाई के लिए सुरक्षित स्कूल जा सके। हमने ये सुनिश्चित किया है कि स्कूल संचालन पूरी तरह से कोविड-19 पर सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा के नियमों के साथ हो। और दोस्तों इसी के साथ बढ़ते आगे और जानते हैं मौसम के ताजा हाल को। आपको बता दें कि बीते 24 घंटों के दौरान असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, तटीय आंध्र प्रदेश, रायलसीमा, दक्षिणी कोंकण गोवा और तटीय कर्नाटक के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच कुछ स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। वहीं तेलंगाना, विदर्भ, दक्षिणी पश्चिम मध्य प्रदेश और गुजरात के सौराष्ट्र तथा कच्छ के क्षेत्र में भी कुछ स्थानों पर अच्छी बारिश हुई। केरल, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, तमिलनाडु, आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के पूर्वी हिस्सों, दक्षिणी राजस्थान और पूर्वोत्तर भारत के बाकी हिस्सों में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश रिकॉर्ड की गई। दक्षिणी पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के पूर्वी और मध्य भागों तथा उत्तराखंड में भी 1-2 स्थानों पर गर्जना के साथ हल्की बारिश हुई। और इसी के साथ दोस्तों आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिणी तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम और मेघालय में मध्यम से भारी बारिश की गतिविधियां बरकरार रहने की संभावना है। दक्षिणी कोंकण गोवा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी और उत्तर पूर्वी बिहार, विदर्भ, मराठवाड़ा, अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा अरुणाचल प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। केरल, तमिलनाडु, रायलसीमा, मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गंगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। वहीं उत्तर भारत में उत्तराखंड को छोड़कर शेष सभी राज्यों में बारिश के आसार नहीं है। उत्तराखंड में 1-2 स्थानों पर बारिश हो सकती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें और ऐसी खबरों को अपने मोबाइल पर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं, ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन करें।